जेम्स बॉन्ड की मूवी कैसीनो रॉयल में विलन को सट्टेबाज दिखाया गया है, जो आतंकी गतिविधियों के जरिए बड़ी कंपनियों का नुकसान करवा के फिर फ्यूचर ट्रेडिंग पद्धति में उसके शेयर के प्राइस गिरने के मुद्दे पर सट्टा लगाता है। और यही कहानी आज हमें अदानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट मुद्दे पर नजर आ रही है। 25 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों को लेकर अमेरिकी प्राइवेट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को 2 साल की रिसर्च के बाद और अदानी ग्रुप में काम कर चुके पूर्व अधिकारियों से बातचीत करने के बाद तैयार किया है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद लगाए गए लांछनों की वजह से जो नकारात्मकता फैली, उससे अदानी ग्रुप को न केवल 20 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ, बल्कि फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अदानी ग्रुप के मालिक श्री गौतम अदानी दुनिया भर के अमीरों की श्रेणी से चौथे स्थान से खिसककर काफी नीचे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप का भी प्रत्युत्तर आया है। अदानी ग्रुप के प्रत्युत्तर में 413 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अदानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी गंभीर आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। साथ ही यह भारत और उसकी संस्थाओं के विकास की रफ्तार पर सुनियोजित हमला है। ये भी बताने का प्रयास किया गया कि ये शेयर मार्केट में अदानी समूहों के शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाने के लिए चलाई गई बड़ी योजना का हिस्सा है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंडनबर्ग शब्द लोगों की जबान पर चढ़ चुका है। जिसे अर्थव्यवस्था की समझ है वह भी हिंडनबर्ग का हवाला दे रहा है, और जिसे अर्थव्यवस्था की रत्ती भर समझ नहीं वह भी हिंडनबर्ग करने में लगा हुआ है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार हिंडनबर्ग चीज क्या है और इस रिपोर्ट को जारी करने के पीछे हिंडनबर्ग का असली उद्देश्य क्या है। दरअसल हिंडनबर्ग अमेरिका की एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है। 2017 में इसे नाथन एंडरसन नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने स्थापित किया था। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट करना है। इसको रेटिंग एजेंसी मानने की भूल ना करें। ये 10 से 15 लोगों का एक समूह है जो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करने का दावा ठोकती है। इनके अनुसार इनका काम है कि शेयर मार्केट में बड़ी कंपनियां पैसों की हेराफेरी तो नहीं कर रही है, या फिर बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है। ये सब तय करना और उन पर वैसा करने का आरोप लगाकर उनको सबक सिखाना, यह इस फर्म का मुख्य काम है। गंभीर आरोप लगाकर ये कंपनी ताक में रहती है कि कैसे किसी कंपनी के लिए खड़े किए गए उस नए नकारात्मक माहौल में उनके शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करना, यानी उस कंपनी के शेयर प्राइस के गिरने के संदर्भ में सट्टा लगाना और प्रॉफिट कमाना। इसका सीधा मतलब यही है कि हिंडनबर्ग की फाइनेंशियल रिसर्च सिक्के का एक ही हिस्सा है। असल में ये शेयर मार्केट की शॉर्ट सेलर फर्म है। हिंडनबर्ग शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर कीमतों के गिरने के मुद्दे पर फ्यूचर मार्केट पद्धति में सट्टा लगाती है। अब ऐसे चरित्र वाली हिंडनबर्ग कंपनी ने अदानी ग्रुप को लेकर यह रिपोर्ट जारी क्यों की, इसे समझने के लिए सबसे पहले शेयर मार्केट के लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जैसे शब्दों को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयरों को इन 2 तरीके से ही खरीदा व बेचा जाता है। पहले लॉन्ग पोजीशन को समझिए। किसी कंपनी या व्यक्ति ने शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और कीमत बढ़ने पर उसे बेच दिए। ऐसे में उसे लाभ हुआ, मगर खरीदी से कम दाम में बेचा तो उसे नुकसान हुआ। इन व्यवहार में जब तक वो शेयर का स्वामी होता है तब तक उस कंपनी का हिस्सेदार है। इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के बारे में सुनिए। शेयर मार्केट में एक आभासी खरीदी या बिक्री सेगमेंट भी होता है, जिसे फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें किसी भी कंपनी के वास्तविक शेयर को बेचा या खरीदा नहीं जाता है, बल्कि किसी भी बड़े स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी इस पर बेटिंग की जाती है। इस बेटिंग में बिना वास्तविक शेयर की खरीद फरोख्त के सिर्फ उसके दाम के प्रिडिक्शन को लेकर सट्टा लगाया जाता है। इस तरह के ट्रेडिंग के दाम सिर्फ 30 दिनों के लिए ही चलते हैं। इस फ्यूचर ट्रेडिंग पद्धति में जब कोई किसी कंपनी के शेयर प्राइस गिरने के मुद्दे पर सट्टा लगाता है तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हिंडनबर्ग भी ऐसे ही करके प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है।
अब बात आती है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य पर। जैसा कि हमने बताया है कि हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च करने के साथ साथ शेयर मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग में भी सट्टा लगाती है। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाने के लिए इस रिपोर्ट का भरपूर उपयोग लिया है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के उद्देश्य पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसे ठीक उसी समय पर जारी किया गया जब अदानी ग्रुप शेयर बाजार में अपना एफपीओ लेकर आने की तैयारी कर रही थी। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें पहला है कि शेयर बाजार में समान क्षेत्र की कंपनियों के मुकाबले अदानी ग्रुप के शेयरों की कीमत ज्यादा होना। असल में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। हमें ध्यान देना होगा कि आमतौर पर किसी शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले लाभ से तय की जाती है। बाजार के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी को जो लाभ होगा उसकी तुलना में उस कंपनी का शेयर मूल्य कितना होगा। इसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है और अदानी ग्रुप की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से बहुत अधिक है, मगर ये कोई समस्या नहीं है। दूसरा, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अदानी ग्रुप ने शेयर बाजार में हेराफेरी करके खुद ही अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। उनका आरोप है कि इसके लिए अदानी समूह ने कई सारे गैरवाजिब तरीकों से मैनिपुलेशन किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में तीसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि अदानी ग्रुप पर 2,20,000 करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को संशयित करता है। मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ छिपाना और कुछ बताना वाली नीति को अपनाया गया है, यानी उसने अदानी ग्रुप के बारे में उन्हीं चीजों को बताया है जो खुद उसके हित में है और जो सीधे तौर पर शेयर बाजार में अदानी ग्रुप के शेयरों की कीमत को घटाने का काम करे, जो कि हिंडनबर्ग जैसी शॉर्ट सेलर और सट्टेबाज कंपनी के लिए जरूरी है। मगर रिपोर्ट से बनी नकारात्मकता से दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में अदानी की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। ऐसे में आवश्यक है कि इस घटना की व्यापक तस्वीर को देखना होगा, क्योंकि अदानी पर हमला करने से बहुत से समूहों को कई गुना लाभ होता दिख रहा है। अदानी समूह का साम्राज्य सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल लैंड, डिफेंस, एरोस्पेस, फ्रूट्स, डेटा सेंटर्स, रोड, रेल, रियल एस्टेट लैंडिंग, कोल और कई अन्य क्षेत्रों में मौजूद है। अब जब किसी ग्रुप के अंतर्गत इतना कुछ होगा तो जाहिर है इसके विरोधक भी बेहद है। इनमें प्रतिद्वंद्वी व्यापारिक समूह, विपक्षी दल, औद्योगिकरण के खिलाफ खड़े मीडिया समूह शामिल हैं। फिर भी ये समझना होगा कि विदेशी फर्मों को कथित तौर पर अदानी का पर्दाफाश कहकर रिपोर्ट पेश करना, इसमें दिलचस्पी क्यों है? दरअसल भारत वैश्विक मंच पर एक ताकत बन गया है। ये यूक्रेन रूस संकट में भी कई बार देखा है। भारत अपनी जमीन पर खड़ा रहा और सम्मान अर्जित किया। हाँ, हमारी हार्ड पावर इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मजबूत वित्तीय आधार के बिना हार्ड पावर का उपयोग नहीं हो सकता है। यहीं पर पिछले कुछ सालों में अदानी ग्रुप ने अपना जबरदस्त प्रभाव जमाया है। अदानी ग्रुप ने भारत के वैश्विक विस्तार मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अदानी ग्रुप पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है। ग्रुप ने कई विरोधों के बाद भी वहां की कारमाइकल कोयला खदान का विकास किया। 2017 में अदानी समूह ने चीनी बेल्ट एंड रोड में सेंधमारी की। उस वर्ष अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कुआलालंपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित कैरी द्वीप में कंटेनरों को संभालने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये सभी अपेक्षाओं के विपरीत था। इससे भी अधिक, यह मलेशिया में भारत की स्थिति को जबरदस्त बढ़ावा देने वाला है। फिर श्रीलंका में चीनी उपस्थिति की बारी थी। अदानी समूह को कोलंबो बंदरगाह पर पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल के विकास और संचालन का ठेका मिला है। कुछ महीनों के भीतर अदानी समूह ने इन द्वीप राष्ट्रों में 2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं को समाप्त कर दिया। अदानी की उपस्थिति से बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल रहा है। एशिया के बाहर भी अदानी ग्रुप भारत की मौजूदगी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पिछले साल अदानी समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 1 अरब 18 करोड़ डॉलर खर्च किए। अदानी अब इजराइल में चीनी स्वामित्व वाले शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में खड़ा है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में कहें तो
ये चीनी कम्युनिस्ट मिशन के व्यापारिक हितों पर सीधा हमला है। तंजानिया में अदानी समूह ने पूर्ववर्ती प्रीमियम BRI परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके चीन को भारी झटका दिया है। देखना होगा कि समूह तेजी से यूरोप और यहां तक कि अजरबैजान जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी अपने पैर फैला रहा है। हाँ, ये सच है कि अदानी समूह से पहले टाटा, रिलायंस और कई अन्य कंपनियों ने भी अन्य देशों में विस्तार किया है, मगर उनके और अदानी समूह के विस्तार के बीच उल्लेखनीय अंतर है। एक तो ये कि इन औद्योगिक समूहों ने भारत के बढ़ते दबदबे के समांतर गति से विस्तार नहीं किया। दूसरा कि अदानी समूह को आमतौर पर PM मोदी का करीबी माना जाता है। अगर यह सच ना भी हो तो भी ये बात विदेशी ताकतों को तगड़ा मानसिक झटका देता है। ऐसे में वैश्विक रूप से अदानी ग्रुप का बढ़ना भला उसके विरोधियों को कैसे रास आ सकता है? खासकर तब तो बिल्कुल ही नहीं कि जब अदानी ग्रुप भारत की पहचान को दिनों दिन और सुदृढ़ और मजबूत करने में बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी दुनिया में जिस गति से भारत विरोधी नैरेटिव को फैलाया जा रहा है, उसमें काफी वृद्धि हुई है। हालिया एक ताजे उदाहरण के रूप में इसे देखा जा सकता है कि कैसे ब्रिटिश न्यूज एजेंसी BBC ने अपनी एक तरफा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है, और अब उसके बाद अदानी ग्रुप से जुड़ी यह घटना इसी टूलकिट का हिस्सा दिख रही है। इन सभी का एक साथ आना महज सहयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे विरोधियों का अपना लाभ तो है ही, साथ ही साथ भारत की छवि खराब करने का षड्यंत्र भी है। हिंडनबर्ग जैसे रिपोर्ट भी ऐसे ही षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि खुद एक सट्टेबाज कंपनी है। The mic and make sure it sound right, boys.